नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा के काकपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तीनों आतंकवादी वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पिछले दिन भाजपा के नेता अनवर खान के आवास पर हमला किया था। बुर्का पहन के महिला की आवास में नॉक किया, दरवाज़ा खोला और फिर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। अक्सर ये कोशिश आतंकवादियों की रह रही है कि आतंकवादी चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस कश्मीर में चल रहा है उस पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे थमा जाए, यानी इसको बंद कैसे करवाया जाए। शायद यही एक कारण है कि राजनीतिज्ञों को निशाना बनाया जाता है और उसमें भी खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले वारदात को अंजाम देते हैं और दूसरे दिन ही उन 4 आतंकवादियों में से 3 को न्यूट्रलाइज किया जाता है। एक आतंकी अभी भी फरार है और बताया जाता है, सोर्सेज जराया बता रहे हैं कि उसने श्रीनगर शहर के बीचों बीच में हाइडआउट बना रखा है। उस हाइडआउट में वो छपा हुआ है और आपको बताते चले कि आईजी कश्मीर ने ये पुष्टि, विजय कुमार ने ये पुष्टि भी किया कि जल्द ही उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं। चार बज के 35 मिनट पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना लिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लोगों को हम लोग निकालें और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोगों से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। 2 का सीसीटीवी फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल निसार लोन और जुनेद है पुलवा का। उसके बाद इनकाउंटर में जो एक AK मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो SLR स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 5139211008 DPS। ये हमारा SLR भी रिकवर हो गया वहाँ से। ये प्रूव करता है कि यही टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। और हम लोग श्रीनगर पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। बाकी जो और 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें, उबैद और शाहिद, इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज करेंगे। जहाँ तक बात है कि एक नया चीज़ में इमर्ज हुआ है, ये जो एक्शन हुआ था कल, इसमें LET और अलबदर दोनों मिल के किया था। क्योंकि इसमें से 3 टेररिस्ट में से 2 अलबदर का है और राइफल भी उसी के साथ मिला है। और कल इनिशियल हम लोग को पता चला था कि ये TRF के मिलिटेंट है श्रीनगर सिटी वाला, लेकिन इनिशियल ये नहीं था पता कि पुलवामा का टेररिस्ट भी इसमें मिला हुआ है। कल हम लोग लग रहा था कि चारों के चारों टेररिस्ट सिटी के ही हैं, लेकिन 2 सिटी का है और 2 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है पूरा। दर्शकों, श्रीनगर से हमारे सीनियर सहयोगी, सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उन 4 आतंकवादियों से 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। क्या खबर है आपके पास? देखिए विनोद, दक्षिणी कश्मीर का काकापोरा इलाका है जहां पर आज सुरक्षा बलों ने सुबह इस एरिया का कॉर्डन सर्च ऑफ किया। उसके बाद इलाके में जो ही मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला थी तो वहां तक पहुंचते मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने एक बार फिर सरेंडर न करते हुए फोर्सेस पर फायरिंग करी और इब्तदाई हमले में ही एक मिलिटेंट मारे जाने की तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस वक्त ट्विटर हैंडल पे जाके की, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा अभी इबाम है। उसके बाद इनकाउंटर चलता रहा और आईजी कश्मीर ने श्रीनगर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये वही मिलिटेंट थे जिन्होंने इससे भी 1 दिन पहले मोहम्मद अनवर खान, भारतीय जनता पार्टी के
जनरल सेक्रेटरी और कुपवाड़ा के प्रभारी, उनके घर पर राइफल ली थी और एक पुलिस एहलकार रमेश राजा को हिला किया था। जिसके बाद आईजीपी कश्मीर ने बड़ा मुबारकबादी देते हुए काकापोरा पुलवामा पुलिस, एसओजी, आर्मी और सीआरपीएफ को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इसी तरह की कार्रवाई जो है लवेपोरा में जिन मिलिटेंटों ने अटैक किया था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ को, तो एहलकार मारे गए थे, उनके खिलाफ भी केस चल रहा है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन वहीं आईजीपी कश्मीर ने इस एनकाउंटर के बाद मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के हिट एंड रन केसेस जो पहले होते थे, बाद में शायद न्यूट्रलाइज करने में वक्त लग सकता था, लेकिन आज उनके मुताबिक पब्लिक का सपोर्ट होने की वजह से इन इलाकों में काफी कामयाब ऑपरेशन चलाए गए हैं। जिसके बाद इन मिलिटेंटों के हवाले से भी खबर है उस राइफल को भी वापस लाया गया है जो आईजीपी कश्मीर के मुताबिक अनवर खान के घर से रमीज राजा को मारने के बाद उन्होंने ली थी और आईजीपी ने इस ऑपरेशन को बड़ा कामयाब बताया। सैयद, ये हमें बताइए कि क्या चौथा आतंकवादी, वो आईजीपी ने हिंट दिया है कि उसने हाइडआउट बना के रखा है, वो श्रीनगर में ही है? देखिए, ये एक काफी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी मामला है जिसको आईजीपी और पुलिस के सीनियर अफसरान ने अपना स्ट्रेटजी बताते हुए कहा कि ये काफी टाइम से कश्मीर और श्रीनगर में सरगर्म था और न सिर्फ इस तरह के हमलों को अंजाम देता रहा बल्कि रिक्रूटमेंट में भी बड़ा पेश रहा और इनका रोल बड़ा मशकूक था, बड़ा डीपीएस था पहले से ही। और उसके बाद इस तरह के सर्च ऑपरेशन के बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर में, श्रीनगर में मिलिटेंसी दोबारा पैर लगाने की कोशिश कर रहा है। इसको किसी न किसी तरीके से पुलिस हल्के में नहीं ले सकती है। लेकिन जो भी हो विनोद जी, साथ ही आपको लवेपोरा के बाद बागात का अटैक याद होगा और उसके बाद नवगाम के नजदीक, बाग मेहताब के बिल्कुल नजदीक 2 पुलिस एहलकारों को मारा। पांता चौक में इसी तरह का हमला हुआ। लेकिन श्रीनगर में काफी टाइम से अब मिलिटेंसी जो है दोबारा एक्टिवेट हुई है और इसके महरकात क्या है, इसकी वजूहत क्या है, उसमें सुरक्षा बल और बाकी लोग जो है फौरी तौर पर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले ली। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता पर घर पे हुए हमले से कबल आपको याद होगा कि खानमू में उनका पैरामेडिकल कॉलेज है अर्श के नाम पर, और वहां पर भी उन पे गोलियां चली थी। बाद में वो एक तरफा फायर जो था इनकाउंटर में तब्दील हुआ और उस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो आपके बड़गाम एरिया का हो, बाडीपोरा की वसी बारी की फैमिली हो, काफी मुश्किलात में गुज़श्ता 1 साल से रहे और जिसके लिए सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में बारहा कहा जाता है कि किस तरह से नेशनल पार्टी के लीडरान को, रीजनल पार्टी के लीडरान को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी पर सिलेक्टिव अटैक, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा विनोद जी कि जब 89 से मिलिटेंसी का बाकायदा आगाज हुआ, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअलिटी की बात नहीं है, लेकिन ये मामला उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जब पावर में था तो उनके कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मारे गए। बाद में इक़्तिदार शिफ्ट हुआ और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो उनके कार्यकर्ता काफी ज्यादा मारे गए। बाद में फिर बीजेपी और पीडीपी आई तो उस वक्त मुझे याद है कि हल्का इंतखाब जो द्राबू का पड़ता है राजपुरा, वहां से अब्दुल गनी एडवोकेट जो थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिला प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनको नजदीक से गाड़ी से उतार कर गोली मार दी गई। यानी मुझे लगता है कि जो मैंने अभी तक इस तरह की सीरीज को कवर किया है, जो भी पार्टियां हुकूमत में रही हों उनको ये मुकाबले ज्यादा फेस करने पड़े, नस्बतन वो लोग जो काफी अपोजिशन में रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, धन्यवाद। दर्शकों, 500 से ज़्यादा नए मामले पॉजिटिव आ चुके हैं, कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। और दूसरी ओर प्रशासन हो या फिर श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड, इन्होंने यात्रा की तैयारी पुख्ता कर ली है। आज नीतेश्वर कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी हैं, उन्होंने पहलगाम का दौरा किया और वहाँ पे एक आपातकालीन मीटिंग भी ली और मीटिंग में जायज़ा लिया कि किस तरीके से तैयारियाँ की जा रही हैं, तैयारियों को लेकर के क्या क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और उनका ये निर्देश था कि बाबा बर्फानी के भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप कितना अच्छा रहने का बना लो, टॉयलेट अगर गड़बड़ा होता है तो सारी बड़ी बैड है तो जो पुराने वो नहीं लगाते वो भी है सर, वो भी है सामने वाले हो गया ना सर, मतलब पूरा भी
आज पंजीकरण का दूसरा दिन था। हालांकि 1 अप्रैल को पहला दिन था। 1 अप्रैल को सभी बैंक बंद होने के कारण पंजीकरण नहीं हो सका। 546 के करीब ऐसे शाखाएं हैं जिनमें पंजीकरण होगा। पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक की शाखाओं में ये पंजीकरण हो रहा है। लेकिन पहले दिन ही लोगों ने ये आरोप लगाया कि बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पंजीकरण में भी सिफारिश करानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि अपने असर सुख वालों को पहले पंजीकृत किया जा रहा है और बाकी वालों को लंबी लंबी कतारों में रखा जा रहा है। सही हो जाएगा, मुझे हिलेगा। चलो हो गया तो आ जाओ पीछे। मुझे आप कर लीजिए पहले। सर थोड़ा सर नहीं दे रहे हैं, लोगों को मिसगाइड बड़ा कर रहे हैं। प्रॉपरली कुछ इन्फॉर्मेशन हो ना, अलग से काउंटर होना चाहिए अमरनाथ यात्रियों के लिए। उनको पूरी प्रॉपरली गाइडलाइन करें कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब जो बाहर से आते हैं यात्री, उनको कैसे पता चलेगा? अंदर से ही इन्होंने गेम चलाई हुई है। 9 साढ़े 9 के अंदर से ही फॉर्म इन्होंने अपने अपने बंदों को दे दिए हैं। यानी कि एक सिफारिश चाहिए, आम बंदे की कोई बुकत नहीं। अभी जाने नहीं दे रहे, बात ही नहीं करने दे रहे, कह रहे बंद हो गया सारा। कैसे हो गया बंद? अभी 10 बजे तो बैंक खुलते हैं, उससे पहले ही इन्होंने अपने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। कैसे कर दिए ये सर? इस बार अमरनाथ यात्रा का इन्होंने जो सिस्टम रखा है वो तो हमें पसंद नहीं। हमें पता नहीं चल रहा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। सुबह 9:30 बजे तक इन्होंने बालटाल साइड के सारे फॉर्म अपने बंदों को दे दिए हुए थे। जो बाहर से मेडिकल कल करवा के पूरा दिन यहाँ तक पहुँचे, उनको कोई फॉर्म नहीं मिला। 9:30 बजे इन्होंने पहले बालटाल के फॉर्म दे दिए हुए। अभी तक ये नहीं पता कि उन्होंने दिन में कितने देने हैं। पहले 75 देते थे, आज सुनने में आ रहा है कि 15 दे रहे हैं एक दिन में। हमारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हो जहां हमें ब्लेम किया जाए कि वी हैव लीक दोस यात्री परमिट्स, एंड दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज ये ऐसी यात्रा है जिसके लिए लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो आई डोंट फील कि ऐसा कुछ होगा। मैं चाहूँगा कि ऐसी नोटिस हमारी जल्दी से जल्दी लाई जाए, बट ऐसा कोई भी नहीं है पॉसिबल ऑल ओवर इंडिया में। दर्शकों, पाकिस्तान ने अपनी मानसिकता के मुताबिक यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया था और जिसका वेलकम भी किया गया। ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने वेलकम किया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों आपस में व्यापारिक संबंध जो प्रतिबंधित हैं काफ़ी समय से, 2019 से, उनको शुरू करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फैसला लिया था। पाकिस्तान की काबीना ने यह फैसला लिया था कि फ़िलहाल कपास और चीनी पाकिस्तान भारत से आयात करेगा और इसका वेलकम भी किया गया था। मात्र 12 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं सेना और ISI का दबाव रहता है। जो सो कॉल्ड लोकतांत्रिक हुकूमत होती है वो दबाव में रहती है। लोकतांत्रिक हुकूमत ने अपने दबाव के मद्देनज़र या फिर ज़रूरतों के मद्देनज़र देखा कि ईद आने वाली है तो चीनी बड़ी महंगी है और कपास भी खरीदने की ज़रूरत है, तो उन्होंने फैसला ले लिया। लेकिन जैसे ही लगता है कि ऊपर से प्रेशर ISI और सेना का आया, शाह मोहम्मद कुरैशी ने अपना वीडियो संदेश जारी करके ये कह दिया कि जब तक भारत कश्मीर को जो विशेष दर्जा है जम्मू कश्मीर को वापस बहाल नहीं करती, तब तक संबंध नहीं सुधरे जा सकते और व्यापार पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हमने कांग्रेस से बातचीत की और कांग्रेस का ये कहना है कि बैक स्टैबिंग पाकिस्तान की फितरत में है और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, पिछले 72-73 साल का तजर्बा जो है वो यही बताता है कि पाकिस्तान कभी बातचीत के लिए सिंसियर नहीं रहा और ख़ास करके मसला कश्मीर पे
उसकी हमेशा सुई जो अटकी रहती है। और कांग्रेस पार्टी और यूपीए को इस चीज़ का बड़ा एहसास था और इस चीज़ का बड़ा तजर्बा था कि हमने 3 जंगें भी लड़ी, 4 जंगें हो गई। ये तो लाहौर बस यात्रा लेके गए थे और करगिल का युद्ध हो गया। अभी प्रधानमंत्री जी वहाँ शाल भेंट करने गए थे, बिरयानी खाने गए थे, आपने देखा। और उसके बाद पठानकोट हमको मिला तोहफे में। कितने हमले उसने हमारे मिलिट्री स्टेशन पे किए। भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एक हॉस्टाइल नेशन है, उसका धोखा देना एक धर्म बन चुका है। हमारा प्रयास रहता है और इसलिए कॉशियसली जो है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा जो है पिछली सरकारों ने मूव किया है। भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है नए तजर्बे करती है, लेकिन वो फेलियर होता है। पर फिर आपने कहा हम इसको सफाया कर देंगे, हमने कहा इसके लिए भी हम साथ हैं। फिर आपने कहा कि हमने आतंकवादी ठिकाने ख़त्म कर दिए, हमने कहा इसके लिए भी हम साथ हैं। लेकिन उसके बाद फिर आप आगे बढ़ कर के दोस्ती भी करते हो। हमने कभी नहीं कहा सरकार जो फैसला करती है हम उसके साथ करें, देश की सरकार के साथ। लेकिन पिछले तजर्बे और डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस से जो है तो सीख ले कर के आगे चलना चाहिए। देश के ऑनर और डिग्निटी पे कभी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे बातें होती रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पे कटाक्ष किया जाता था कि 10 साल वो पाकिस्तान नहीं गए, वो पाकिस्तान से आए थे। लेकिन उनको पता था कि अपने देश की इज्जत को ताक पे रख के पाकिस्तान नहीं जाना था। ज़रूर उनको पाकिस्तान वहाँ उनके शहर को, उनके गांव को सजाया गया, लेकिन उस वक्त बेहतर तलकात रहे। और उन्होंने कहा कि सख्ती भी होगी, नरमी भी होगी, बाक युद्ध से नहीं लड़ा जाएगा। वो बोलते नहीं थे, बातों से युद्ध नहीं लड़ा करते थे, लेकिन कभी हमने पाकिस्तान को जो है वो मात देने नहीं दी। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वहाँ पर तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ पर कोई सरकार नहीं है। जो सरकार चल भी रही है वो इशारे सेना के सुनती है या ISI की सुनती है। लिहाजा वो सरकार क्या फैसला रखती है इसमें कोई मायने नहीं रखता है, ना ही उस सरकार के किसी फैसले को गंभीरता से लिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा तो किया नहीं जा सकता, जैसा बच्चे जानते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो पीस ऑफ टॉक्स की ऑफर आई है उसमें भी कुछ लैक ऑफ सिंसियरिटी है। पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि सिंसियर है। पाकिस्तान सिर्फ वक्त खरीद रहा है। पाकिस्तान को वक्त चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज को जो मार पड़ी है LOC के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय फ़ौज ने वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको रिपेयर और रिजुविनेट करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज वक्त ढूंढ रही है। और उस वक्त के लिए उन्होंने ये एक सीज़ फायर का बहाना किया है। उसके अलावा सब कुछ जो वो कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मैं कहूँगा कॉस्मेटिक चेंज उनकी सोच में आने की करते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। पर उसका बद्दा मजाक आपने देख लिया। पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर ही यूनानिमिटी नहीं है। पाकिस्तान की कैबिनेट अपने ही प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ चली गई है। साफ जाहिर है कि वहाँ पे गुटबंदी है, इमरान खान की चलती नहीं है। अब कमर बाजवा जो है वो अपना तीर साधना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं फॉरगेट द पास्ट। पास्ट को क्या भूले जब आप बार बार वही राग लाप रहे हैं 370 का, तो उससे पास्ट कैसे भूला जाएगा। 370 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा था। भारत की पार्लियामेंट ने उसको रद्द किया। इसमें पाकिस्तान को किस बात की पीड़ा है? पाकिस्तान का इसका लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5th अमेंडमेंट, 6th अमेंडमेंट, पता नहीं क्या क्या अमेंडमेंट करके गिलगित बाल्टिस्तान को अलग कर दिया, आज़ाद कश्मीर से अलग कर दिया। भारत ने कभी कुछ नहीं कहा। और हालांकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक POJK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दर्शकों, अपनी पार्टी का मानना है कि बातचीत के माध्यम से ही इन समस्याओं का निवारण हो सकता है। एक प्रयास जरूर शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जिस तरीके से U-टर्न लिया है उससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान की सरकार की अपने मुल्क में नहीं चलती है। हालांकि अपने ही मुल्क में नहीं चलती है। उनका कहना है कि अगर ये व्यापारिक संबंध शुरू होते तो आहिस्ता आहिस्ता और संबंधों में सुधार हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने U-टर्न लेकर के अपनी फितरत दर्शा दी है।
देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, शांति का रास्ता जो है वो कभी भी आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो चाहे आईएसआई में हम कहें या पाकिस्तानी आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट में कहें, जो नहीं चाहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरें। और ऐसे लोग भी हैं जो सियासी जमातों के चाहते हैं कि अब इतने साल हमको लड़ते हुए हो गए, अब पीस का जो रास्ता है, अमन का रास्ता, वो इख्तियार करना चाहिए। और जो इनिशिएटिव दोनों मुल्कों की तरफ से लिया गया था और जिसमें 2-3 दिन पहले हमने स्टेटमेंट सुना जिसमें कहा गया था कि कपास और इम्पोर्ट करेंगे, चीनी पाकिस्तान इंडिया से इम्पोर्ट करेगा। और जिस तरह आज सुबह से कल की कैबिनेट जो पाकिस्तान में हुई उसके बाद से ये आ रहा है कि उन्होंने उसको सस्पेंड किया है फ़िलहाल, और वो चाहते हैं कि कश्मीर का जो मसला है, जो आर्टिकल 370 है, उसकी वापसी की जाए। मुझे लगता है अगर शांति की बात करनी है तो हमको पिछली बातें भुला के आगे का रास्ता देखना पड़ेगा। और जो ताकतें हैं पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान की लीडरशिप को खड़ा होना पड़ेगा उन ताकतों के खिलाफ, अगर वो अमन चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान भोगी रहा है पाक स्पॉन्सर टेररिज्म का, और उसके वजह से हमने कितने अपने नौजवानों की शहादत की है। और आज भी कश्मीर में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, आए दिन कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक होता है जो पाकिस्तानी बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। सो मुझे लगता है अगर पीस का रास्ता पे चलना है तो दोनों मुल्कों को उसमें कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा और कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। सर, जिस तरह से भाजपा ने 2014 में कहा था कि पाकिस्तान जब तक आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करे उनसे वार्ता नहीं की जा सकती। हाल ही में बहुत सारे कश्मीर में इनकाउंटर भी होते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां भी जारी है, उसके बावजूद भी ये उनका वेलकम करना कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, ये कैसी? देखिए, मेरा अपना मानना है, राजनीति एक तरफ, जब भी पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पनपाया जाता है या फायरिंग की जाती है, उसमें जो LOC पे हमारे रहने वाले लोग हैं वो कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं, कितने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठ के हमको ये सोच बनानी पड़ेगी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को ये रियलाइज़ हुआ है कि हम पीस की कोशिश करें, और अगर पाकिस्तान ने उसमें रेसिप्रोकेट किया, आज हमारे बॉर्डर शांत हैं, तो हमको सबसे पहले उन लोगों का सोचना चाहिए जो लोग उन बॉर्डर पर रह रहे हैं, जो रोज़ वो मार झेल रहे हैं। यहाँ बैठ के बयान देना एक अलग बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर शांति की कोई भी प्रक्रिया हो, उसको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमेशा वेलकम करेगी। दर्शकों, अगर हम बात करेंगे बजट की, केंद्र ने जम्मू कश्मीर UT के लिए बड़ा बजट दिया है, और ये पहली मर्तबा ऐतिहासिक बजट माना जाएगा। 1.08 लाख करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार ने दिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को ही 50% उस बजट का हिस्सा UT जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए आवंटित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और आपको बताते चलें कि अगर समय पर पैसा मिलता है, समय पर टेंडरिंग होती है, मई महीने तक टेंडरिंग को मुकम्मल करने का भी निर्देश दिया गया है। हमने कुछ अर्थशास्त्रियों से बातचीत की, उनका ये मानना है कि ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इससे विकास को एक नई रफ्तार और नई डायरेक्शन मिलेगी। आइए देखते हैं। ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है और इसके लिए मैं माननीय LG साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे यहाँ कि पहले ही क्वार्टर में आपकी 50% ग्रांट जो है वो रिलीज़ हो गई है लाइन डिपार्टमेंट्स को। तो इससे क्या होगा कि मतलब एक टाइम मिलता है प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का। अगर हम पास्ट में देखें तो क्या होता था, थर्ड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर के एंड में जाके ग्रांट्स रिलीज़ होती थी और आपका जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें सिर्फ बिल बनते थे और एक तरह की मैं कहूँगा कि पब्लिक मनी की लूट होती थी। अब चूंकि आपका 50% ग्रांट जो है फर्स्ट क्वार्टर में ही रिलीज़ हो रहा है तो सफिशेंट टाइम होगा लाइन डिपार्टमेंट के पास कि इन प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें और जो हमारी पब्लिक है उनको लगे कि हाँ डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि UT बनने के बाद ये एक बहुत अच्छा मतलब तोहफ़ा है हमारी स्टेट के लोगों के लिए कि हमें 50% ऑफ द बजट पहले ही क्वार्टर में मिल रहा है।
पहले मैं आपको बताऊं पास्ट में क्या होता था कि लास्ट का जो क्वार्टर है उसमें काम किसी ने किया है। फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट आदमी है, उसने कहीं अपनी ज़मीन पे कोई डेवलपमेंट का काम खुद ही किया है, तो ऐसे भी केसेस आते थे कि उसका बिल जो है डिपार्टमेंट ने निकलवा लिया। तो लास्ट के महीने में सिर्फ कागजी कार्रवाई होती थी, कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मतलब इसमें मुझे बड़ी अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि हमारे ख़ास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको पूरा साल डेवलपमेंट होती दिखेगी, काम होते दिखेंगे, क्योंकि पैसा टाइम पे आ गया है। दर्शकों, पहले की बात करें तो पहले ऐसा नहीं हुआ कभी। जब भी अनुदान मिलता था, बजट का आवंटन होता था, सितंबर तक हो जाता था। आप लगाए सितंबर में जब बजट का पैसा आएगा तो अब कब टेंडरिंग करेंगे, टेंडरिंग कब करेंगे और क्या मार्च 31 तक आप अपने इस अनुदान को खर्च कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता था। फरवरी मार्च में फिर फेक बिल्स बनाए जाते थे या आनन फानन में काम करवाया जाता था, जिससे विकास नहीं होता था और काफ़ी सारा पैसा लैप्स हो जाता था। इस पैसे को अब लैप्स होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं इसकी निगरानी भी रखी जाएगी। शुरू से अंत तक, आरंभ से निर्माण होने तक इसकी निगरानी रखी जाएगी। देखिए, एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला एक पहली बारी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है कि पहले एक बजट आया और एक ऐतिहासिक बजट था जिसमें आपने देखा कि 1.09 लाख करोड़ का एक बजट बना। और बजट जब बना तो मन में कुछ संशय थे कि पहले की भांति ही होगा कि सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के आसपास कुछ फंड रिलीज़ होंगे और वही पहले की तरह ही काम चलेगा। परंतु चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हुई कि माननीय गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इमीडिएटली 50% जो है वो फंड जो है रिलीज़ किया विकास के कार्यों के लिए। और हमें मालूम है कि जितनी जल्दी, जैसे अप्रैल की आज आपको मालूम है कि 2 तारीख है और ये कल की अनाउंसमेंट हो गई, तो जो वित्त वर्ष है हमारा उसके पहले दिन ही ये घोषणा कर देना कि ये फंड रिलीज़ कर दिए गए हैं और जो भी हमारे विकास के कार्य रुके पड़े थे या जो आगे पाइपलाइन के अंदर है या जो जिनके प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे उनका काम अब प्रारंभ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पहले से होते आना चाहिए था। और भारत के बाहर तो इस तरीके की चीज़ें चलती थी कि जिस फाइनेंशियल ईयर की बात होती थी उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर फंड भी रिलीज़ कर दिए जाते थे। परंतु जम्मू कश्मीर और अन्य प्रदेशों के अंदर हमें देखने को ऐसा मिलता रहा कि बजट बनता है, बजट बनने के बाद रिलीज़ होने में फाइल जिसे क्लियर कहते हैं हम लोग, या लाल फीताशाही आज भी थी। परंतु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर बजट बना है तो इमीडिएटली उस फंड को भी रिलीज़ किया जाए। और मुझे लगता है कि एक सराहनीय और एक वेलकम स्टेप है, स्वागत करने, अभिनंदन करने योग्य एक कदम है। परंतु साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि पिछले वर्षों के बहुत से ऐसे बजट हैं जो पाइपलाइन के अंदर अधूरे पड़े हुए हैं। कुछ करप्शन के चार्जेस हैं, कुछ फंड की शॉर्टेज थी। तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ भी माननीय महामहिम गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ध्यान आकर्षण मैं करना चाहूँगा कि उनकी तरफ भी देखें कि इस तरीके के जो करप्ट लोग थे जिनके कारण ये सारे बजट रुके पड़े हैं, उन्हें एक एग्जाम्पलरी, एक उदाहरण वाली कोई सज़ा मिलनी चाहिए, उनके अगेंस्ट कुछ ऐसे एक्शन होने चाहिए ताकि जनरल पब्लिक को, आम जनता को सफ़र ना करना पड़े। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।